नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस द हिंदू और दैनिक जागरण के न्यूज़ एडिटोरियल के अंदर। आज 18 जुलाई है। चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप ये पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो ये आज का हमारा जो पहला आर्टिकल है वो हमारा द हिंदू से संबंधित है। तो जिसमें कहा है कि जो हमारी जो समान नागरिक साहित्य है वो क्या है, अभी समय की मांग है। यानी समानता बढ़ाने के लिए हर एक भारतीय की ये क्या है, ज़रूरत है। ठीक, कौन सी? समान नागरिक सहायता। तो इस आर्टिकल के अंदर यही बताया गया है कि किस प्रकार से जो समान नागरिक सहायता है वो हमारी जो अब महिलाएं हैं उनके सशक्तिकरण में रुकावट बनता है। साथ ही साथ जो अल्पसंख्यक है उनके अंदर भी यानी कहीं न कहीं समानता की भावना है उसको क्या करता है, क्षरण करता है। तो हमें क्या करना चाहिए, जो सरकार है उसको जल्दी से जल्दी जो हमारी जो यानी 22 में जो लॉ कमीशन है उन्होंने जो रिकमेंडेशन मांगी है उसको सकारात्मक तौर पर परिणाम देते हुए जल्दी से जल्दी सरकार को इसको लागू करना चाहिए। ठीक, तो इसमें कहता भी, तो भारतीय नागरिकों से उन निजी कानूनों पर भी सलाह नहीं ली गई। यानी जब उन कानूनों का निर्माण किया गया था, जब कौन से जो धार्मिक कानून थे जिसके तहत अभी यहाँ विवाह के जो संबंध, विवाह से संबंधित जो कानून है या जो तलाक से संबंधित जो कानून है, वह जो प्रक्रिया है जब उनको बनाया गया था तब नागरिकों से किसी प्रकार की सलाह नहीं ली गई थी। ये केवल और केवल जो उस समय के जो धार्मिक गुरु थे या धार्मिक प्रकार के जो व्यक्ति थे उनके द्वारा अपने समाज से ही डिस्कशन करके इस प्रकार के कानून का निर्माण कर लिया गया, जिसके द्वारा कहते हुए शासित होते थे। ये ब्रिटिश यानी कानून ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा बिना किसी धर्म के मामले में पादरी और धार्मिक विद्वानों की सुनवाई लेकर स्थापित किए गए थे। ठीक है, तो इसमें जो ब्रिटिश सरकार थी उसने भी किसी प्रकार का जो समानता या किसी प्रकार की सशक्तिकरण की बात इसके अंदर नहीं की थी। इन्होंने केवल और केवल पादरी और जो धार्मिक विद्वान थे उनसे सलाह लेकर इन कानूनों का निर्माण किया था। इसका परिणाम क्या हुआ, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई और अन्य जितने भी धर्म हैं उन धर्मों के ऊपर आधारित व्यक्तिगत कानून के दस्तावेज तैयार हुए थे या तैयार किए गए थे। तो इसमें समानता या सशक्तिकरण से जैसे जो मुद्दे थे वो इसके अंतर्गत नहीं रखे गए थे। आगे इसमें कहता है, भारत में व्यक्तिगत कानून नागरिक के धर्म और सामाजिक मूल के अनुसार ही तैयार किए गए थे। तो ये कानून किसके तहत, नागरिक का धर्म कैसा है, उसका समाज किस प्रकार से है, इस प्रकार से ये कानून तैयार किए गए थे। जबकि इसके अंतर्गत कहीं न कहीं जो समानता की भावना का अभाव इसके में देखने को मिलता है। आगे कहता है, जैसे केवल एक पुरुष हिंदू अविभाजित परिवार में उसका मुखिया या मुख्य कार्यकर्ता होता है। ठीक है, तो हिंदू परिवार में क्या होता है, जो एक पुरुष होता है वही सबसे मुखिया मानते हैं, लेकिन महिला को हम मुखिया नहीं मानते हैं। ठीक है, तो जिस यानी जिस परिवार के अंदर हम देखते हैं भी जो जहाँ पर जैसे मुख्य तौर पर यानी पिता वगैरह है उनकी मृत्यु हो जाती है, तो जो उनका बड़ा बेटा है वही क्या कहलाता है, परिवार का मुखिया कहलाता है, जबकि उनकी जो माँ है वह मुखिया के तौर पर कार्य नहीं करती हैं। साथ ही साथ इसमें कहा भी, एक तलाकशुदा महिला एक निश्चित अवधि से अधिक जो भरण पोषण की हकदार नहीं होती है, किसके अंदर, जो मुस्लिम धर्म के अनुसार। आगे इसमें भारत की कुछ जनजातीय प्रथाओं में भी यह जो महिलाओं को प्रत्येक संपत्ति होती है उसकी विरासत के भी नहीं मिलती है। ठीक है, तो हम देखते हैं जो इसके तहत जो अल्पसंख्यक जो महिलाएं हैं कहीं कहीं वह भी क्या होती है, इससे प्रभावित होती है। और साथ ही साथ जो पारसी महिला अपने समुदाय से बाहर जाकर अगर वह शादी करती है तो उससे क्या कर दिया जाता है, वहाँ से बहिष्कृत किया जाता है या उस समाज से उसको निकाल दिया जाता है। ये भी कहीं न कहीं महिलाओं के पूर्ण विकास के लिए काफ़ी बाधा का काम करती हैं। साथ ही साथ अतः महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से भारत में समान नागरिक संहिता का होना क्या है, आवश्यक है। ठीक है, तो हमें महिला के अगर सशक्तिकरण करना है तो हमारे जो भारत के अंदर या हमारे जो देश के अंदर समान नागरिक संहिता को स्थापित करना हमारी ज़रूरत बन जाती है। आगे कहता भी, विश्वसनीय होने के लिए जो पर्सनल लॉ वर्तमान बहस जिसे एलजीटी भी शामिल किया जाना चाहिए। तो साथ ही साथ हमें इनको भी इसके अंदर शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि नागरिक भागीदारी, विरासत, गोद लेने व पर्सन उनके लिए उतने ही प्रासंगिक है जितने भारतीय नागरिकों के लिए जो असमान नागरिक सहायता है। ठीक है, तो ये सब कह सकते हैं भी ये कहीं न कहीं उनके लिए भी एक ज़रूरत हो जाता है, जो ये नॉर्मल जो कानून है यानी जो नागरिक कानून है जितने कि भारत के नागरिक के लिए होते हैं। आगे कहता है भी, समान नागरिक सहायता किसी भी देश के सभी नागरिकों के लिए उनकी धार्मिक, सांस्कृतिक संबद्धता
के बजाय नागरिक कानूनों को एक समान सेट प्रस्तावित को संदर्भित करता है। ठीक है, तो समान नागरिक संहिता क्या करता है भी, जो अलग अलग कानून होने की बजाय एक ही कानूनों का एक सेट हो, उसी के अनुसार सभी धर्म, सभी जाति, सभी प्रकार के जो लोग हैं उनको एक ही प्रकार के कानून के तहत उनका क्या करना चाहिए, समयबद्ध करना चाहिए। पीछे एक दैनिक जागरण के आर्टिकल आया था जिसके अंदर हमने देखा था भी जैसे ब्रिटेन है, तुर्की है, स्पेन है, या फिर यूरोप के कई अन्य देश हैं, वहाँ पर भी क्या है जो इस प्रकार के धर्मनिरपेक्ष राज्य हैं, फिर भी इस प्रकार के जो कानून है, जो समान नागरिक संहिता से संबंधित कानून है, वो वहाँ पर अपनाए जाते हैं। ठीक, आगे कहता है भी जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के आर्टिकल नंबर जो 44 है उसके अंदर समान नागरिक संहिता का जिक्र किया गया है। तो ये बात भी हमने पहले भी देख ली थी। ठीक है, तो हमारा जो डीपीएसपी है उसका जो आर्टिकल नंबर 14 है वह कहता है, हाँ जो 44 है वो क्या कहता है भी जो राज्य क्या करेगा, समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए प्रयासरत रहेगा या उसको प्रयास करेगा। ठीक है, तो यही एक आर्टिकल था जो कहीं न कहीं समान नागरिक संहिता थी उसके पक्ष में ये आर्टिकल बोलता है। ठीक है, तो कुछ आर्टिकल ऐसे हैं जो इसके विपक्ष में बोलते हैं, जो कहते हैं भी इससे कहीं 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 जो अल्पसंख्यक समुदाय है उनके हित प्रभावित होंगे, जो उनके अंदर जो मौलिक अधिकार के अंदर जो उनको स्वतंत्रता दी गई है वो उनकी प्रभावित होगी, उनकी शिक्षा, संस्कृति, हमारी जो देश की सांस्कृतिक विविधता है वह इससे प्रभावित होगी। तो इस प्रकार के कुछ निर्णय जो विपक्षी दल भी देते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल क्या कहता है भी, एक जो बिल आने वाला है यानी एक विधेयक आने वाला है जिसका नाम क्या है, डाटा प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, तो अभी जो डाटा प्रोटेक्शन जो एक्ट आने वाला है वह इस आर्टिकल के अंतर्गत है भी, वह हमारे जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है यानी जो सूचना का जो अधिकार है उसको क्या कर सकता है, ये प्रभावित कर सकता है, जो हमारे ये डाटा प्रोटेक्शन बिल आने वाला है। ठीक, जो कि हमने 12 अक्टूबर 2005 को, जो कि लगभग हम कह सकते हैं दुनिया में जितने भी जो देश हैं उनमें सबसे पारदर्शिता लाने में सबसे महत्वपूर्ण ये हमारा जो सूचना का अधिकार अधिनियम था वह सफल रहा है। अगर इस प्रकार में अगर डाटा इन्फॉर्मेशन आता है तो वह कहीं न कहीं सूचना होगी यानी व्यक्तिगत जो सूचना होगी वो देने से परहेज करेगा, जो कहीं न कहीं हमारी जो सूचना का जो अधिकार है उसको ये क्या करेगा, प्रभावित कर सकता है। ठीक है, तो यही कहता है भी जो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक को क्या देती है, मंजूरी देती है। और किसको, ये व्यक्तिगत डेटा है। ठीक है, और इसे संसद में जो हमारा जो मानसून सत्र आएगा जो कि 20 जुलाई से 11 अगस्त के बीच में चलेगा, तब इसको पेश किया जाएगा। आगे कहता है भी प्रस्तावित जो डिजिटल व्यक्तिगत डाटा संरक्षण विधेयक है वो 2 प्रावधान है। एक तो भारतीय नागरिकों के सूचना के अधिकार को यह बहुत क्या करेगा, कमजोर कर सकता है। साथ ही साथ जिसको 2005 में प्रस्तावित किया गया था। और भारतीय सूचना का अधिकार अधिनियम दुनिया में सबसे अच्छे पारदर्शिता कानूनों में से क्या है, ये एक है जो नागरिकों को सशक्त बनाता है और भारत के शासकों की भूमिका की व्यवहारिकता को मान्यता देता है। ठीक, आगे इसमें कहता है कुछ हितों को नुकसान पहुंचाने से रोकने और सरकार के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए सूचना को 10 श्रेणियों में क्या किया था, प्रकृत यानी तो 10 श्रेणियां थी जिसके अंतर्गत सूचना देने से क्या किया था, छूट प्रदान की गई थी। यानी आप इनसे संबंधित अगर कोई मुद्दा होता है तो आप सूचना प्रदान नहीं करवाएंगे या उनसे आपको छूट है भी, आप ये सूचना दे भी सकते हैं या नहीं भी दे सकते हैं। जैसे इसने जो धारा 8(1) थी वह रेखांकित करता है भी जो सबसे इसका ज़्यादातर दुर्व्यवहार हुआ है। तो इसमें कहा गया है जो व्यक्तिगत जानकारियां हैं, जो पर्सनल आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको शेयर नहीं करनी है या उसकी जानकारी आपको नहीं देनी है। साथ साथ जो सार्वजनिक गतिविधियों का जो हिस्सा नहीं है, जो व्यक्ति अपने व्यक्ति की गोपनीयता को क्या करता है, आक्रमण करता है या उनकी गोपनीयता को प्रभावित करता है, तो इस प्रकार की जानकारी आप नहीं देंगे। साथ साथ केंद्रीय सूचना आयोग की अगर हम बात करते हैं तो जो हमारा केंद्रीय सूचना आयोग है वह एक संवैधानिक निकाय नहीं है। ठीक है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, वह एक विधिक यानी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है, तो अभी 2023 के अंदर भी क्वेश्चन आया था अभी कौन कौन सी संवैधानिक बॉडी है, कौन कौन सी संवैधानिक बॉडी नहीं है। तो हमारे जो केंद्रीय सूचना आयुक्त है वो कौन सी एक है, यानी हमारी जो स्टैट्यूटरी बॉडी है। जो आयोग का जो अधिकार क्षेत्र सभी जो हमारे जो केंद्रीय सार्वजनिक जो पराधिकारी है, जितनी भी जो कंपनियां हैं या जो संस्था है उन तक यह है इसका अधिकार फैला हुआ है। और जो केंद्रीय सूचना आयुक्त मुख्य आयुक्त वह केंद्रीय सूचना आयुक्त इसके अंदर शामिल होंगे। और इसके अलावा इसकी जो संख्या है वो 10 से क्या होगी, अधिक नहीं होगी। ठीक है, तो इसकी जो आयुक्त बनाया जाएगा, आयोग बनाया जाएगा, उसमें अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होगी, 10 होगी। ठीक है, और आयुक्त की जो नियुक्ति है, जो आयुक्त होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है। उस समिति के अंदर जो उसके अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री जी होते हैं, उसके अंदर लोकसभा के विपक्ष के नेता होते हैं और प्रधानमंत्री द्वारा नामित कोई भी कैबिनेट मंत्री होते हैं वो इसके अंतर्गत क्या होते हैं, शामिल होते हैं। जो केंद्रीय सूचना आयुक्त के
आयोग के जो आयुक्त होते हैं उसके चुनाव करते हैं। ठीक, तो ये एक आर्टिकल था जो कहीं न कहीं जो डाटा प्रोटेक्शन एक्ट था उस पर ये आया गया था। बाकी अभी ये आने वाला है तो इस पर और चर्चा आएंगी और ज़्यादा आर्टिकल्स आएंगे, तो वो भी हम साथ साथ पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल है वो हमारा दैनिक जागरण से संबंधित है। कहता है बाढ़ प्रबंधन योजना आवश्यक। तो जिस प्रकार से हम देखते हैं भी आज वर्तमान के अंदर जो कई शहर ऐसे हैं, जो बड़े बड़े शहर ऐसे हैं जो बिल्कुल जलमग्न हो गए हैं। बड़े शहरों के अलावा जो छोटे शहर हैं वो भी कहीं न कहीं जो बाढ़ की स्थिति है उससे प्रभावित हुए हैं। तो ऐसे के अंदर क्या होगा, अभी हमें जो बाढ़ से संबंधित जो योजना है उनको बनानी हमारे लिए क्या हो जाती है, ज़रूरी हो जाती है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले इस आर्टिकल में क्या है, जो केंद्र और राज्य सरकारें हैं उनको मिलकर कार्य करने की क्या है, आवश्यकता है। तभी हम इस प्रकार के जो बाढ़ से हम नियंत्रण पा सकते हैं, या इस प्रकार की जो बाढ़ जैसी समस्या है उससे हम आसानी से निपट सकते हैं। साथ साथ इसके लिए जो तटबंधों का निर्माण करना, या हमारे जो जिसको ड्रेजिंग बोलते हैं, जो जल निकासी से संबंधित जो हम कह सकते हैं एक प्रकार से जो सीवरेज बनाई जाती है उनका निर्माण करना। ठीक, व इस प्रकार से जो उपाय हमें ज़्यादा से ज़्यादा ठोस उपाय भी अपनाने की क्या है, आवश्यकता है। ठीक है, और इसके अलावा एक एकीकृत बेसिन प्रबंधन की भी आवश्यकता है, यानी हमें एक एकीकृत प्रकार का बेसिस बनाना चाहिए। यानी हमें एक अपने हित न देखते हुए कहीं कहीं इस प्रकार का एक बेसिन या इस प्रकार का ढांचा बनाने की आवश्यकता, जो कहीं न कहीं इस बाढ़ से संबंधित जो एक्स्ट्रा पानी है उसको हम कहीं अच्छे अन्य जगह पर हम कह सकें स्टोर कर पाएँ, या अन्य जगह पर इसको लगा पाएँ। ठीक है, आगे कहता है भी देश में अब तक जो राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी एक नियंत्रण प्राधिकरण नहीं बनाई गई है, यानी बाढ़ से संबंधित किसी भी प्रकार की एक नियंत्रण प्राधिकरण या ऐसी संस्था की नहीं बनाई गई है जो राष्ट्रीय स्तर पर इसका क्या करे, निर्माण करे, या इसकी इस जैसी प्रॉब्लम है उसको देखें। ठीक, साथ साथ जो राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की स्थापना की गई थी 1976 में, उसने भी जिसको कृषि एवं सिंचाई मंत्रालय के अंतर्गत की गई थी, जो भारत में बाढ़ नियंत्रण उपायों का क्या करता है, अध्ययन करने के लिए कई की गई थी। और वर्ष 1954 में राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम के तहत इसको शुरू की गई परियोजना भी हमारी की गई थी, वो भी हमारी ज़्यादातर सफलता हासिल नहीं कर पाई है, वो भी हमारी ज़्यादातर सफल नहीं हो पाई है। तो हमें कहीं न कहीं इस प्रकार से और अधिक इसमें आप कह सकते हैं भी हमारे यानी जो सफल प्रयास करने की आवश्यकता है। साथ साथ जो हमारा जो मानसून के दौरान हम देखते हैं भी लगातार भारी वर्षा जैसे प्राकृतिक कारकों के अलावा कुछ जो मानव गतिविधियां भी ऐसी है जो कहीं न कहीं जो बाढ़ को प्रभावित करती है। जैसे हम देखते हैं भी हमारी जो अनियोजित प्रकार के जो शहर हैं उनका निर्माण करना, साथ ही साथ हमारे जो जल की अच्छी निकासी न होना, कहीं पर भी कचरा घेर देना। ठीक है, तो इस प्रकार से ये भी क्या होती है, बाढ़ का एक मुख्य कारण बनती है। ठीक है, और भारत के अधिकांश जो भौगोलिक क्षेत्र जो है वार्षिक बाढ़ का खतरा रहता है। तो भौगोलिक क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर क्या है, जो कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो सूखे से प्रभावित होते हैं और कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो बाढ़ से प्रभावित होते हैं। तो हमें इस प्रकार के आधारभूत ढांचे बनाने की आवश्यकता है कि सूखे क्षेत्रों में हम जो ये आवश्यक पानी है उसको हम पहुँचा पाएँ। ठीक, साथ साथ इसमें क्या भी 1980 की में जो राष्ट्रीय बाढ़ आयोग ने इस संबंध में कई सुझाव दिए थे, और उन्होंने कहा था भी भारत में वर्षा में कोई खास वृद्धि नहीं हुई है। इस प्रकार बाढ़ में वृद्धि मानव जनित कारकों और मानव के जैसे वनों की कटाई और जल निकासी मार्गों से हुई है। तो हम देखते हैं भी इस जो आयोग था उन्होंने यही बात कही थी भी जो वर्षा है जो कि हमारे औसतन जितनी वर्षा होती थी लगभग वही वर्षाएं हो रही हैं, उसमें बढ़ोतरी नहीं हुई है। जबकि अनियोजित विकास के कारण, वनों की कटाई के कारण, जल निकासी के मार्गों को बाधित होने के कारण, इसके कारण कहीं न कहीं ये बाढ़ की स्थिति बन रही है। ठीक है, तो ये कहीं न कहीं ज़्यादातर जो कारण है वो मानव निर्मित कारण है, न कि प्रकृति किसी प्रकार से जो यानी इससे प्रभावित नहीं कर रही है। आगे इसमें कहता है भी केंद्रीय जल आयोग का बाढ़ पुनर्जनन नेटवर्क देश को पर्याप्त रूप में कवर नहीं कर पा रहा है। यानी जो जल आयोग है वह भी यानी संपूर्ण देश के अंदर प्रभावित नहीं हो रहा है। तो हमें क्या करना होगा, एक अलग बॉडी बनानी पड़ेगी, या फिर राज्यों के अंदर भी छोटे छोटे जो राज्य जल आयोग की स्थापना करने की भी क्या है, आवश्यकता है। ठीक है, और जो बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम के तहत परियोजनाओं के पूरा होने में भी देरी के रूप में भी सरकारी सहायता की कमी के कारण भी ये देश में बाढ़ कार्यक्रम के एकीकृत तौर पर कार्यक्रम को लागू नहीं किया जा सकता है। यानी केंद्र होती है वो समय पर धन मुहैया नहीं करवाती है, समय पर सहायता उपलब्ध नहीं करवाती है, जिसकी वजह से भी क्या होता है, इस प्रकार से बाढ़ से संबंधित जो निर्णय होते हैं या जो हम कह सकते हैं सहूलियत दे पाते हैं उनमें भी क्या होता है, देरी होती है, जिसकी वजह से काफ़ी जान माल की हानि होती है। ठीक है, आगे कहता है भी भारत के अधिकांश बड़े बांधों के पास जो बांध प्रबंधन योजना भी नहीं है।
ठीक है। तो जो हम बांध बनाते हैं अभी उसके अंदर भी हम इस प्रकार की जो अकस्मात किसी प्रकार की बाढ़ आती है तो उसको कंट्रोल करने से संबंधित भी हमारे पास आधारभूत ढांचे की कमी है। और देश के कुल बड़े बांधों में से केवल 7% के पास ही आपातकालीन कार्य योजना प्रबंधन योजना शामिल की गई है। ठीक है। साथ साथ पानी के मुक्त प्रवाह के लिए नालियों को नियमित आधार पर साफ करने की आवश्यकता है। और शहरीकरण के कारण जो भूजल जो पुनर्भ्रमण की कमी आती है, ठीक है, तो इसके कारण कहीं के जो नालियाँ नहीं बनाई जाती हैं, हमारे जो हम कह सकते हैं रिचार्जेबल बोर्स हैं या रिचार्जेबल जो हम आधारभूत ढांचा है उसका भी निर्माण नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो भूजल है वो भी क्या होता जाता है, नीचा जाता जाता है और उसके पानी की जो गुणवत्ता है उसमें भी कमी आती रहती है। तो हम इससे कह सकते हैं रिचार्जेबल जो आधारभूत ढांचा है उसका निर्माण कर सकते हैं, ताकि साथ साथ जो ये बाढ़ का जो अतिशय पानी है वो हम भूमि के अंदर हम क्या कर पाएँ, उनको स्टोर कर पाएँ और हमारी जो ज़रूरतें हैं उनको हम पूरा कर पाएँ। ठीक। तो ये एक आर्टिकल था जो कि हमारे जो बाढ़ नियोजन से संबंधित था। ठीक, चलिए नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल जिसी प्रकार से हम देखते हैं अभी ऑनलाइन जो गेमिंग होती है उसको कहीं न कहीं क्या कर रहे हैं, तो जो कह सकते हैं अभी जो एक प्रकार से जो बच्चे होते हैं उनके मानसिकता को प्रभावित करती है। साथ ही साथ इसके साथ जो आर्थिक रूप से भी बच्चों को काफ़ी जो एक प्रकार से हम कह सकते हैं भी पंगु कर देती है या उनको इस पर डिपेंडेंट कर देती है। तो वो भी क्या करती है, इसके लिए क्या किया अभी हाल ही के अंदर जो जीएसटी परिषद थी उसकी मीटिंग हुई थी 50वीं बैठक, जिसमें कहा था जो ऑनलाइन गेमिंग है वह उस पर जो हमारा जो कर था वो बढ़ाकर कितना कर दिया, 28% कर दिया था, जो कि पहले कितना था 18% था। ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो कहीं के जो गेम खेलना है या जो हम देखते हैं भी इस प्रकार के जो गेम है जो लोगों को यानी बच्चे हैं या लोग हैं उनको भ्रमित करते हैं, तो वो कहना क्या होगा, एक प्रकार से जो महंगा होगा, जिसकी वजह से क्या होंगे जो लोग हैं वह उस प्रकार के जो गेम खेलने से क्या होंगे, परहेज उत्पन्न यानी परहेज करेंगे। ठीक। साथ ही साथ कहते हैं जो ऑनलाइन जो गेम होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो गेम चाहे और यानी इसको बोलते हैं गेम ऑफ स्किल से जुड़े होते हैं, या एक होते हैं गेम ऑफ चांसेस। एक तो गेम ऐसे होते हैं जो आपकी स्किल पर आधारित होते हैं, दूसरे गेम्स ऐसे होते हैं जो केवल और केवल आपको भ्रमित करते हैं या आपके भाग्य पर डिपेंड होते हैं। ठीक है। जो आपको यानी जो एक कह सकते हैं आपके स्किल पर डिपेंड जो गेम होते हैं वो तो कहीं कहीं हमारे जो हम कह सकते हैं भी एक प्रकार से हम कह सकते हैं भी जो सही गेम्स होते हैं या फिर सकारात्मक परिणाम के गेम होते हैं, जबकि जो भाग्य पर जो गेम होते हैं या जो सॉफ्टवेयर आधारित जो गेम की जो सीमा निर्धारित की जाती है वो कहीं न कहीं आपको आपकी जेब ढीली करने या आप हम कह सकते हैं भी हमारी जो ज़रूरतें हैं उसको यानी एक प्रकार से जो ज़रूरत की जो चीज़ें नए खरीदने की वजह से हम गेम वगैरह जैसों में अपने पैसे को बर्बाद करते हैं इन सॉफ्टवेयर के माध्यम से। वे पहले तो धीरे धीरे क्या करते हैं, हमको जो गेम्स होते हैं उसमें हमें जीत दिलाते हैं, मगर जैसे जैसे हमें इस गेम की आदत लगने लगती है उसी प्रकार से क्या होता है, हमें इस ये जो गेम होते हैं वो हमें हराना शुरू कर देते हैं और हम कर्जे का शिकार इससे हो जाते हैं। ठीक है। तो यही बातें लगभग इस आर्टिकल के अंदर कही गई है। बस कुछ इसके अंदर डेटा दिया गया भी जो आईटी एक्ट में किए गए संशोधन के तहत भी जो गेम ऑफ चांस को भी गैम्बलिंग की मान्यता दी गई है। साथ साथ सरकार ऑनलाइन जो स्किल एंड चांस के आधार पर अलग अलग गेम को रूप में देखती है। ठीक। आगे इसमें कहता है जो गेमिंग उद्योग की अगर हम बात करें तो 2022 के अंत तक ये लगभग 25,000 करोड़ डॉलर के तक पहुंच गया था, और 2023 तक ये लगभग 28,200 करोड़ डॉलर तक पहुंचने की क्या है उम्मीद है। तो हम देख सकते हैं जो गेमिंग इंडस्ट्री है वो कितनी बड़ी होती जा रही है, कितना ज़्यादा जो पैसा है वो इसके अंतर्गत लगाया जाता है। ठीक है। और साथ ही साथ कहीं के जो गेमिंग कंपनियां हैं उस उनका माध्यम से इनकी चुनौतियां बढ़ेंगी। तो अभी अगर हम इसको एक एग्जांपल से समझे तो जो इसके आर्टिकल में बताया गया है भी अगर कोई गेम है जिसको खेलने के लिए 100 रुपये लगते हैं, और अगर इस पर 28 है तो इस पर कितना लग देना होगा, 128 रुपये चार्ज करना होगा। तो हमें देखते हैं भी इसको 128 रुपये चार्ज करेंगे तो कहीं न कहीं जो गेम खेलना है वो महंगा होगा। साथ ही साथ अगर जो जीता हुआ अमाउंट है उस पर भी सरकार को अलग से 30% टैक्स देना होगा। तो कितना टोटल हो गया ये 58%। तो 58% अगर हम टैक्स के रूप में देते हैं, उसके अलावा अन्य सेसेस भी लगाए जाते हैं, तो कहीं न कहीं जीत की बहुत कम राशि हमारे पास आती है। तो वो भी कहीं न कहीं इन गेमों को हम कह सकते हैं भी बढ़ावा देने में एक रुकावट का कार्य कर सकती है। ठीक। तो यही एक आर्टिकल था जो कहीं न कहीं एक प्रकार था जो जिस प्रकार से जो एक इसमें कहा गया था, इस प्रकार से क्या होगा जो गेमिंग जो कंपनियां हैं वो धीरे धीरे जो टैक्स हेवन जो कंट्रियां हैं उनमें जाना अपना ज़्यादा स्थापित कर सकती हैं। और कहीं न कहीं इससे हम कह सकते हैं भी जो भारत का जो गेम से संबंधित जो निवेश है वो भी प्रभावित हो सकता है, जो कि जो पिछले वर्ष जो हमारा जो रहा था वह के लिए वो $2.8 के आसपास हमारा निवेश रहा था गेमिंग क्षेत्र के अंतर्गत, वो भी क्या हो सकता है, प्रभावित हो सकता है। ठीक। तो एक छोटा सा आर्टिकल था जो कहीं न कहीं इंपॉर्टेंट हो सकता था।
नेक्स्ट आर्टिकल है जो अभी हाल ही के अंदर हमारा जो 16 जुलाई था उसको विश्व सर्प दिवस के रूप में मनाया गया था। ठीक है, तो इसके अंदर हम यही बता रहा है अभी जो ये आर्टिकल है, तो कहता है भी जो मानव और जो सांपों के बीच में जो संघर्ष है वो दिन दिन बढ़ता हुआ जा रहा है। और जो ये जो बारिश का जो मौसम होता है जिसके अंदर पानी भरा हो जाता है, तो जो हमारे जो सर्प होते हैं वो क्या करते हैं, जो सूखी जगहों लिए जो लोगों के घरों में यानी आ जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है जो मानव होते हैं उनसे डरते हैं और जहीं पर भी जो सर्प देखते हैं उनको मारने की बात कहते हैं। ठीक है, जबकि जो सर्प है वो कहीं ना कहीं जो प्रकृति के साथ साथ जो मानव के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। आर्टिकल में कहा गया है जो जो सर्प होते हैं वो क्या करते हैं, चूहे होते हैं उनकी अधिशय जो मात्रा होती है उसको खाकर अपना भोजन करते हैं, जो कि कहीं ना कहीं किसानों के लिए फायदेमंद होते हैं। ठीक है, जो किसान हितैषी हम कह सकते हैं। उसके अलावा जो सांपों के जहर से बनने वाली जो कुछ जो हमारी जो एंटीबॉडीज़ दवाइयाँ हैं वो भी हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, उसमें भी कहीं कहीं हमें नुकसान देखने को मिल सकता है। ठीक, और सर्प का अगर इसका हम जो इलाज देखते हैं वैज्ञानिक तौर पर अगर काट लिया जाता है तो उसमें एक दिया गया है जो एंटीवेनम नाम का एक दवाई आती है जो कहीं के सांपों के इलाज के में काफ़ी सहायक होती है। वह भी कहीं ना कहीं जो ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर इस प्रकार का उपलब्धता नहीं होना वह भी इस संघर्ष को और ज़्यादा बढ़ा देती है। तो इससे क्या होगा, हमारी जो एंटीवेनम जो दवाई है वो हमें जो ग्रामीण स्तर पर जगह जगह पर ये उपलब्ध करवानी होगी। और जो कहीं ना कहीं हम देखते हैं भी जो बड़े बड़े जो हॉस्पिटल्स हैं उनके अंदर भी इस प्रकार की दवाइयाँ नहीं मिलती हैं। तो हम देखते हैं भी जो ज़्यादातर जिस जिस दवाई की हमारे पास जिस हम कह सकते हैं बीमारी का हमारे पास इलाज होता है तो हम उसको हम कह सकते हैं भी इलाज करवाना ज़्यादा समझते हैं, न कि उस पर किसी प्रकार का संघर्ष क्रिया करने में। ठीक है, तो हम कह सकते हैं भी इस प्रकार की अगर जगह जगह इसकी उपलब्ध होगी तो जिससे हमारा जो सांपों के साथ जो संघर्ष है वो भी हमारा कम हो सकता है। और इसके लिए हमारी जो केंद्र सरकार है और राज्य सरकार है, साथ ही साथ जो प्रशासन जो स्थानीय जो सरकार है उनको मिलकर कार्य करने की क्या है आवश्यकता है। ठीक, बस यही एक आर्टिकल था जो कि 16 जुलाई को क्या बनाया गया था, विश्व सर्प दिवस के रूप में बनाया गया था, जिस पर यह आर्टिकल लिखा गया था। ठीक, अगला आर्टिकल वही है जो हमारा हिमालय पर एक आर्टिकल लिखा गया अभी, जैसे जो हिमालय है हमारा। ठीक, तो देखते हैं भी जो हिमालय क्या हो रहा है अभी, आज जो बारिश का जिस प्रकार से जो कहर बढ़ता हुआ जा रहा है जिसकी वजह से हिमालय हो रहा है वो टूटता हुआ जा रहा है। क्योंकि जैसा हम जानते हैं भी जो हमारा हिमालय है वो कहें अभी युवा हिमालय है। ठीक है, तो उसमें क्या है जो हिमालय का धीरे धीरे अभी विकास हो रहा है। ऐसी स्थिति में अगर जो जलवायु परिवर्तन के कारण जो बारिश कितनी भारी मात्रा में वर्षा होती है जिसकी वजह से यानी हमारा जो पहाड़ है या हमारा जो हिमालय है वह काफ़ी उस पर काफ़ी प्रभाव पड़ रहा है। हम देखते हैं जो हिमालय है वो लगभग देश की 65% से अधिक लोगों की जो पीने योग्य पानी है उनकी ज़रूरतों को पूरा करता है। साथ ही साथ सिंचाई के लिए भी इनके पानी का हम उपयोग करते हैं। तो देश की जो 65% पानी की आवश्यकता वो केवल हिमालय से निर्मित जो नदियाँ हैं उनसे होती हैं। ऐसी स्थिति में अगर जो हिमालय का किसी प्रकार का क्षरण होता है या हिमालय में नुकसान होता है तो वो कहीं ना कहीं हमारी जो जीवनचर्या है उसको भी क्या करेगा, प्रभावित करेगा। साथ ही साथ हम देखते हैं अभी जो हिमालय पर जो हिमखंड है, ठीक है, जो बर्फ़ यहाँ पर जमती है वो भी कहीं न कहीं एक प्रकार से हमारे लिए फिक्स डिपॉजिट का कार्य करते हैं, यानी हमारे लिए भविष्य में पानी की व्यवस्था भी ये करते हैं। ऐसे में सरकार को हिमालय के संरक्षण के लिए कार्यक्रम चलाने की ज़रूरत है। साथ साथ देश की अगर हम सुरक्षा की दृष्टि से भी देखते हैं तो हिमालय हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। कितने देशों के साथ हमारी सामरिक दृष्टि से भी हिमालय कई देशों के साथ हमारी सीमा को साझा करता है। ऐसे में अगर हिमालय की उपस्थिति नहीं होती है तो हमारी जो सामरिक है, हमारी जो सीमा की आवाजाही है वह भी क्या होगी, असुरक्षित हो जाएगी, वो भी कहीं कहीं हमारी सुरक्षा को प्रभावित करेगी। इसलिए भी हमें हिमालय को संरक्षण करने की ज़रूरत है। ठीक है, साथ साथ इससे क्या होगा भी जिस भूभाग में कहीं के जो जीवन यापन है या जो वहाँ की जो भूमि है वो उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन होता है तो जो पलायन जैसे जो स्थिति होती है वह भी बढ़ती हुई जाती है। वह भी कहीं न कहीं हमारा जो शहरी क्षेत्र है या जो अन्य देश है वहाँ पर जो जनसंख्या घनत्व है उसको बढ़ाता है और समस्या को और अधिक क्या करता है, भयावह बना देता है। साथ साथ उनके पिछड़ेपन को दूर करने के लिए देश को यानी जो उसके अंदर जो व्यक्ति है उनके पिछड़ेपन को दूर करने के लिए या उनके मुख्य धारों से उन्हें जोड़ने के लिए भी कहीं कहीं उनके पलायन को रोकने के लिए भी कहीं न कहीं इस प्रकार के जो पर्यावरण यानी हिमालय का जो पर्यावरण है उसको सुरक्षा करने की आवश्यकता है। ठीक, साथ ही साथ जो जो पृथ्वी का जिस प्रकार से जो बढ़ता हुआ जो तापमान है वो धीरे धीरे क्या करता है, हिमालय को क्या करता है, क्षरण करता हुआ जा रहा है। ठीक है, तो जैसे हम देखते हैं भी जो हिमालय है वो पहले गर्म होता है फिर एकदम ठंडा होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है जो हिमालय का दिनों दिन क्षरण होता जाता है, जो कि क्या करता है इसको और ज़्यादा क्या करता है, प्रभावित करता है।
ठीक है। तो इस प्रकार के लिए हमें जो सरकार को इस पर जो दूरगामी परिणाम और दूरगामी प्रकार के जो हम कह सकते हैं जो कार्यक्रम चलाने की आवश्यकता है। साथ ही साथ जो हवा, मिट्टी, जंगल, पानी को को पालने में भी हिमालय की काफ़ी महत्वपूर्ण यानी कह सकते हैं भी एक योगदान होता है। और कितना अधिक जो पारिस्थितिकी तंत्र है जो हिमालय के अंदर बना हुआ है। साथ साथ विभिन्न कारणों से पहाड़ जिस प्रकार से टूटते चले जा रहे हैं, उनके कारण हिमालय का जो अस्तित्व है वो भी खतरे में आएगा और हमारी जो पारिस्थितिकी है उसका भी काफ़ी इससे क्या होगा, नुकसान होगा। ठीक है। और साथ ही साथ जो हमारे जो खनन है, अवैध जो हमारे जो संसाधन है उसमें वह भी नष्ट होगा और इससे जो हमारा अवैध खनन है वह भी क्या होगा, इससे को प्रभावित करेगा। तो हमें जो इस प्रकार से एक नियोजित प्रकार से हमें इनका निर्माण करना है, नियोजित प्रकार से पहाड़ों का खनन करना है, ताकि हम क्या कर पाएँ, जो पहाड़ों की क्या कर पाएँ, अच्छे से इसको संरक्षण कर पाए। ठीक है। तो अनियोजित जो हम खनन करते हैं वो भी कहीं न कहीं जो हिमालय की क्या करते हैं, जो जीवन रेखा है उसको कमज़ोर करते हैं। तो केंद्र सरकार हिमालय की रक्षा के लिए आगे आए इसके लिए, और हिमालय राज्यों की जो अधिकांश ऐसी होनी चाहिए जो कि पारिस्थितिकी पर केंद्रित हो। ठीक है। तो साथ साथ वहाँ की जो विकास हो वो इस प्रकार की योजना बनाए जो पारिस्थितिकी पर आधारित हो। ठीक है। तो इस प्रकार के मॉडल बनाने की आवश्यकता है। साथ ही साथ इसके लिए जो राज्य सरकार है उनको भी इसके साथ मिलकर कार्य करने की आवश्यकता है। ठीक है। और जो जितने भी सार्थक जो परिणाम है वो हमें इसके सकारात्मक योजनाओं से ही मिल सकते हैं। ठीक। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, और किसी प्रकार की अगर सुधार की आवश्यकता है तो आप वीडियो को कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। ठीक। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।